जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपना सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई कार्य स्वास्थ्य सब अच्छा होगा आपका। आज पहली बार मैं आपके सामने बोर्ड पे हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक प्रेसिपिटेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में बर्षण। आज हम बर्षण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बर्षण की प्रक्रिया देखेंगे, प्रक्रिया के बाद बर्षण के प्रकार देखेंगे, प्रकार के बाद उसका अक्षांशीय वितरण देखेंगे। और प्लीज़ पूरा देखिएगा इसको, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ डायग्राम बनाऊंगा, उन डायग्राम के थ्रू ही आपको उसको लैंग्वेज देनी होगी, तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं बिना टाइम बर्बाद करे। सबसे पहले बर्षण, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, बाकी आप मैनेज कर लीजिए। देखता हूँ धीरे धीरे छोटा छोटा लिखने का प्रयास करता हूँ। देखो, बर्षण का प्रक्रिया क्या है, मतलब कैसे होता है, इसके प्रकार कितने हैं, और सबसे पहले इसका फिर हम देखेंगे वितरण, अक्षांशीय वितरण या मंडलीय वितरण। ठीक है, अब सबसे पहले हम अपना पहला, दूसरा कार्य और तीसरा कार्य, अब अपने पहले कार्य को अंजाम देते हुए अपन देखते हैं बर्षण की प्रक्रिया, मतलब कैसे बारिश होती है, क्या प्रक्रिया है बर्षण की। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए ये सतह है, यहाँ से आर्द्र वायु का आरोहण होगा, मतलब आर्द्र वायु ऊपर उठेगी। ठीक है, आर्द्र वायु ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के साथ वायु का प्रसार होगा, वायु फैलेगी, मतलब बंद तंत्र से खुले तंत्र में जा रही है, खुले तंत्र में जा रही है, मतलब जैसे प्रसार का मतलब होता है फैलना। जब फैलेगी तो उसका फैलने की वजह से एडियाबेटिक शीतलन होगा, और ये एडियाबेटिक शीतलन, एडियाबेटिक ऊष्मण, अलग टॉपिक है पूरा, जो पूरा जलवायु विज्ञान जो पढ़ा होगा उसको पता होगा। अगर आप चाहें तो मैं पूरा जलवायु विज्ञान आपको बता सकता हूँ, बस मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसा लगता है, कैसा मैं समझा पाता हूँ। तो उसके बाद होगा एडियाबेटिक शीतलन। एडियाबेटिक शीतलन होने की वजह से वायु के टेम्परेचर में कमी आएगी। जब टेम्परेचर में कमी आएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वायु की, मतलब सापेक्ष आर्द्रता, टेम्परेचर के इनवर्स होती है सापेक्ष आर्द्रता। जब टेम्परेचर में कमी आएगी तो वायु की रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि होगी, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, उसमें वृद्धि होगी। सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होगी, वृद्धि होते होते जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पड़ी होगी उनको पता होगा, जब RH 100% हो जाएगी तो वायु का क्या होगा, वायु होगी संतृप्त, वायु संतृप्त होगी। वायु संतृप्त हुई, संतृप्त होने के बाद फिर वायु का होगा क्या होगा, संघनन। संतृप्त होने का मतलब है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, तो संतृप्त होने का मतलब है वहाँ के वायुमंडल में जो नमी है, जो वायु की नमी है, वायु है वो एक प्रकार से संतृप्त होने का मतलब रुक जाएगी, फिर वहाँ बादलों का निर्माण कर सकेगी। संघनन होगा, संघनन होने के बाद फिर संघनन होने के बाद होता है बादलों का निर्माण, बादलों का निर्माण। ठीक है, इतनी प्रक्रिया ये हो गई। सबसे पहले आर्द्र वायु का, आर्द्र वायु का होगा आरोहण, आर्द्र वायु का आरोहण होगा, वायु का प्रसार होगा, वायु का प्रसार होगा, आर्द्र वायु का आरोहण होगा, वायु का प्रसार होगा। टेम्परेचर में एडियाबेटिक शीतलन की वजह से कमी आएगी, जिसकी वजह से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तो वायु संतृप्त हो जाएगी, संतृप्त होने से संघनन की क्रिया होगी, संघनन से बादलों का निर्माण होगा। लेकिन अभी वर्षा नहीं होगी। हम सोचने के बादलों का निर्माण हो गया, वर्षा होने लगी, ऐसा नहीं होता, बादल बने रहते हैं, वर्षा नहीं होती। अब वर्षा के लिए अनुकूल स्थितियाँ क्या हैं? सबसे पहले बारिश होने के लिए सबसे पहले वायुमंडल में ये बादलों का निर्माण हो गया। ठीक है, आर्द्रता ग्राही नाभिक होते हैं, अगर वो बादलों में नहीं है तो वर्षा नहीं होगी। ये आर्द्रता ग्राही नाभिक की उपस्थिति में, अगर ये पूरी प्रक्रिया आर्द्रता ग्राही नाभिक की उपस्थिति में हो रही है, ये आर्द्रता ग्राही नाभिक है,
ये पूरी प्रक्रिया आर्द्रताग्राही नाभिक की उपस्थिति में हो रही है। तो आर्द्रताग्राही नाभिक क्या करते हैं, वायु की नमी को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेते हैं। ये वायु की नमी इनके चारों ओर इकट्ठा हो जाएगी, जो वायु में जल वाष्प की मात्रा है वो इनके चारों ओर हो जाएगी इकट्ठा। ठीक है। अब उसके बाद में जैसे सबसे पहले आर्द्र वायु का आरोहण जरूरी है, आरोहण के बाद वायु का प्रसार होना जरूरी है, प्रसार के बाद एडियाबैटिक शीतलन होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, वायु संतृप्त होगी, संघनन की क्रिया होगी, बादलों का निर्माण होगा। ये सब प्रक्रिया में अगर बादलों में आर्द्रताग्राही नाभिक मौजूद हैं तो वो नाभिक वायु की जलवाष्प को अपने चारों ओर इकट्ठा कर लेंगे, देन वर्षा हो जाएगी। देन बारिश हो जाएगी। दूसरी कंडीशन इसके लिए आर्द्र वायु में, आर्द्र वायु का मतलब होता है वायु की विशिष्ट आर्द्रता। तो विशिष्ट आर्द्रता ऐसी नहीं बहुत होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन लगती है, विशिष्ट आर्द्रता जो है वो औसत से अधिक होनी चाहिए, औसत से अधिक होनी चाहिए। अब इसको लैंग्वेज, जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया वर्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, तो लैंग्वेज कैसे देंगे वो भी हम डायग्राम को देखते हुए बिना रटे लैंग्वेज देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वर्षण की प्रक्रिया में लिखना स्टार्ट करेंगे। वहाँ से वर्षण वायुमंडल में घटित होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आर्द्र वायु का आरोहण होता है, आरोहण होने पर वायु का प्रसार होता है, जिसके कारण एडियाबैटिक शीतलन की क्रिया से वायु के तापमान में कमी आती है। चूंकि तापमान का रिलेटिव ह्यूमिडिटी से इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी में वृद्धि होती है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते बढ़ते 100% हो जाती है तो वायु संतृप्त होती है और संघनन की क्रिया होती है और बादलों का निर्माण होता है। अगर बादलों में आर्द्रताग्राही नाभिक मौजूद हैं तो उन बादलों में मौजूद आर्द्रताग्राही नाभिक वायुमंडल में मौजूद अपनी चारों ओर की वायु की नमी को एकत्रित अपने चारों ओर कर लेते हैं, जिससे बारिश की प्रक्रिया होती है या वर्षण होता है। बस इस डायग्राम देखते ही आपको उत्तर दे देना है। बस आर्द्र वायु का प्रसार होने पर टेम्परेचर में कमी आती है, एडियाबैटिक शीतलन से रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है, संतृप्त होती है वायु, संघनन की क्रिया होती है, बादलों का निर्माण होता है। अगर बादलों में आर्द्रताग्राही नाभिक मौजूद हैं तो आर्द्रताग्राही नाभिक अपनी ओर वायु की नमी को एकत्रित कर लेते हैं, जिससे वर्षण की प्रक्रिया होती है। बस वर्षा हो जाएगी, यही करना है, कुछ नहीं करना। डायग्राम को बस अब बताओ इसमें क्या रटने वाला है, बस ये डायग्राम देखते जाओ, आंसर देते जाओ, कुछ नहीं है इसमें, इतना सा ये वर्षण की प्रक्रिया। अब प्रक्रिया के बाद हम दूसरे टर्म पे आते हैं। दूसरा टर्म क्या है हमारा, इसके प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा। अब मैं आपको बार बार ये नहीं कहूँगा कि आर्द्रताग्राही नाभिक होना जरूरी है, वो होना जरूरी है, उसके बिना वर्षा हो नहीं सकती है। वर्षा के प्रकार बता रहे हैं तो उसमें आर्द्रताग्राही नाभिक ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस प्रक्रिया में आर्द्रताग्राही नाभिकों का मौजूद होना जरूरी है। संवहनीय वर्षा, दूसरी होती है वाताग्री वर्षा, वाताग्री वर्षा, और तीसरी होती है पर्वतीय वर्षा। ठीक है, संवहनीय वर्षा, वाताग्री वर्षा, पर्वतीय वर्षा। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी संवहनीय वर्षा के बारे में, कैसे होती है, क्या होती है। संवहन आपने पढ़ा होगा, जब आप ऊष्मा के चालन की विधियां पढ़ते हैं तो उसमें चालन संवहन, जो ऊष्मा के चालन की विधियां होती हैं, चालन संवहन अभिवहन, उसमें से ही एक विधि होती है ऊष्मा के चालन की संवहन।
तो उसी को संवहनीय वर्षा होती है। उसी से जैसे ये जल है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके जल के संपर्क में जो वायु आएगी, ये जल के संपर्क में जो वायु आएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस वायु में आर्द्रता होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वायु का संवहन तरंग के रूप में आरोहण होगा। मतलब संवहन का मतलब होता है जैसे ये वायु है, ठीक है, इसको यहाँ से गर्म करा जाए, यहाँ पे इसमें फ्लेम लगा दिया जाए, ठीक है। अब इसका ये वाला कण गर्म होगा, ये कण इस कण को ऊष्मा देगा, ये कण इस कण को ऊष्मा देगा, ये कण इस कण को, ऐसे ही वो ऊपर चलते चले जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जब आर्द्र वायु अधिक तापमान की वजह से जब गर्म होती है, संवहन तरंग के रूप में अपनी आगे वाली वायु को ऊष्मा देते हुए वायु का आरोहण होता है। वायु मतलब वायुमंडल में जाती है, वायु का आरोहण हुआ। अब आरोहण के बाद में बस वही प्रक्रिया होगी, वायु का आरोहण होगा, वायु का प्रसार होगा, एडियाबैटिक शीतलन होगा, वायु रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, वायु संतृप्त होगी, संघनन होगा, बादलों का निर्माण होगा, देन वर्षा होगी। अब अगर हम संवहनीय वर्षा में कहें इसका लैंग्वेज देने के लिए, तो सबसे पहले हम इसमें लैंग्वेज ऐसी देंगे कि विषुवत रेखीय क्षेत्र में जहाँ खासकर गर्मियों के दिनों में तापमान अधिक होने से सतह के संपर्क में आने वाली आर्द्र वायु का संवहन तरंग के रूप में आरोहण होता है, और उसके बाद जो वर्षण की प्रक्रिया के थ्रू जो वर्षा होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। मतलब ये उसी एरिया में होगी जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक कहाँ होगा? 0 डिग्री के आसपास, मतलब भूमध्य रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास। तो विषुवत रेखा के आसपास जब वायु का टेम्परेचर अधिक होने से वायु का संवहन तरंग के रूप में आरोहण होता है, और उसके बाद जो वर्षण की प्रक्रिया होती है उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संवहनीय वर्षा का मान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घटेगा या बढ़ेगा? ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री। संवहनीय वर्षा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर घटेगा या बढ़ेगा? बहुत सिंपल सा आंसर है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहीं तो संवहनीय वर्षा होगी। तो 90 डिग्री की ओर जाने पर संवहनीय वर्षा का मान घटेगा, और 90 डिग्री पे तो संवहनीय वर्षा हो ही नहीं सकती, क्योंकि संवहनीय तरंग के रूप में वायु का आरोहण नहीं होगा। समझ रहे? जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ संवहनीय वर्षा ज़्यादा होगी। और देखो, जैसे संवहनीय वर्षा को अगर आपने पहचानना हो तो मानसून से पहले हमारे भारत में आपने देखा होगा कभी कभी एकदम बहुत तेज गरज के साथ बादल आते हैं। मतलब मौसम पहले आपको लगेगा बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट वाला मौसम होता है, फिर एकदम से बादल आएंगे, बहुत ज़्यादा गर्जन होगा, बहुत ज़्यादा बिजली कड़केगी, एकदम से जल्दी से बारिश होगी और आसमान साफ हो जाएगा। वही संवहनीय वर्षा होती है। वो हमारे यहाँ कब होती है? मानसून आने से पहले, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून में मानसून आ जाता है, उससे पहले जो अपने यहाँ होती है वो संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है। अब संवहनीय वर्षा के बाद जो इसमें समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा कुछ है वो है वाताग्री वर्षा। इसमें थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। वाताग्री वर्षा, और तो सब ऐसे ही है। वाताग्री वर्षा, देखिए वाताग्र आपको पता है, ठंडी वायु गर्म वायु के मिलने से जो फ्रंट बनता है उसको वाताग्र कहते हैं। वो आपने पढ़ा होगा, मैं आशा करता हूँ आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले ये हुई गर्म वायु, ठीक है, ये हुई ठंडी वायु। गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में जा रही है, गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में जा रही है, तो यहाँ पे जो वाताग्र बनेगा उसे कहते हैं उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र इंग्लिश में कहते हैं इसे वार्म फ्रंट। ठीक है। इसका दूसरा वो देखिए, ये हो गई ठंडी वायु, दूसरा प्रकार ठंडी वायु, और ये हो गई गर्म वायु। ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में जा रही है, यहाँ जो वाताग्र बनेगा उसे कहते हैं शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट।
ठीक है, दो प्रकार के वाताग्र होते हैं, उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र। गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में जाएगी, उष्ण वाताग्र बनेगा। ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में जाएगी, शीत वाताग्र बनेगा। अब इन पे वर्षा कैसे होती है? सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण वाताग्र की। ठीक है, गर्म वायु है, ठंडी वायु के क्षेत्र में जा रही है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे ठंडी वायु है, ठंडी वायु, ठीक है, ये ठंडी वायु है, ये गर्म वायु है। गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में जा रही है, तो ठंडी वायु भारी होती है, ठंडी वायु नीचे रहेगी। गर्म वायु हल्की होती है, गर्म वायु ऊपर जाएगी। तो गर्म वायु ठंडी वायु को विस्थापित करते हुए या ठंडी वायु के द्वारा गर्म वायु को ऊपर भेजा जाता है। अब ये गर्म वायु ऊपर के लिए उठेगी, क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है, गर्म वायु हल्की होती है। तो ठंडी वायु गर्म वायु को नीचे पे धक्का लगाती है ऊपर उठने को, तो गर्म वायु धीरे धीरे ऊपर उठती है और विस्तृत क्षेत्र में उठती है। अब ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो भाई वही बर्फन की प्रक्रिया होगी, वायु ऊपर उठेगी, प्रसार होगा, एडियाबैटिक शीतलन होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, संतृप्त होगी, संघनन होगा, बादलों का निर्माण होगा और ये बारिश हो जाएगी। ठीक है, ये उष्ण वाताग्र पे ऐसे बारिश होती है। गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में जाती है, ठंडी वायु के द्वारा गर्म वायु को ऊपर की ओर धकेला जाता है या विस्थापित किया जाता है, जिससे गर्म वायु एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है और वायु के प्रसार से एडियाबैटिक शीतलन के द्वारा वर्षण की पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें अब आपको जैसे लैंग्वेज देनी है उष्ण वाताग्र पे वर्षा, तो लैंग्वेज इसमें देने की क्या है, बस जब गर्म वायु और ठंडी वायु का अभिसरण होता है और गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में जाती है, तो गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठती है, जिसके कारण वो अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है और वायु के प्रसार से एडियाबैटिक शीतलन के द्वारा वर्षा की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब ये हो गई हमारी उष्ण वाताग्र पे वर्षा। अब वर्षा की बात करेंगे हम शीत वाताग्र पे। शीत वाताग्र पे कैसी वर्षा होती है? शीत वाताग्र पे वर्षा जैसे ये देखिए, ये ठंडी वायु है, नहीं ये गर्म वायु है, गर्म वायु। शीत वाताग्र पे ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में जाती है ना, ये गर्म वायु है और ये ठंडी वायु आई, इधर से आई ठंडी वायु, ठंडी वायु, ये गर्म वायु है, इधर से आई, ये गर्म वायु है, इधर से आई ठंडी वायु। जब ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में जाएगी, गर्म वायु हल्की होती है, तो ठंडी वायु गर्म वायु को जल्दी से ऊपर की ओर विस्थापित कर देगी। बस वही आरोहण होगा, वायु का आरोहण होगा, वर्षण की प्रक्रिया के थ्रू बादलों का निर्माण होगा, देन वर्षा हो जाएगी। बस ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में गई, गर्म वायु को ऊपर की ओर विस्थापित किया, वायु का आरोहण हुआ, जो वर्षण की प्रक्रिया में हमने आपको बताया था वही लैंग्वेज दे देनी है और वर्षा हो जाएगी। बस शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र पे वर्षा ऐसे होती है। उसके बाद अब लास्ट में आता है हमारा पर्वतीय वर्षा। वाताग्रीय वर्षा हमने समझ ली, उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र पे। लास्ट में आती है हमारी पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा में कुछ भी नहीं है। मान लो ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत की ढाल है जिस तरफ से वायु आ रही है। ठीक है, अब पर्वत की ढाल है, पर्वत ऊंचा होता है, वायु टकराएगी इससे, वायु का आरोहण होगा, ऊपर उठेगी वायु। आरोहण की वजह से वायु को टेम्परेचर में कमी आएगी एडियाबैटिक शीतलन के द्वारा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी। 100% होने के बाद वायु संतृप्त होगी, संघनन की क्रिया होगी और देन बारिश हो जाएगी। ये वो इधर से वायु आ रही है, या इसको हम कह सकते हैं पर्वत का जो भाग जो समुद्र की ओर है, समुद्र की ओर है। तो पर्वतीय वर्षा में
जब आर्द्र वायु के मार्ग में पर्वत का अवरोध आता है तो वायु का आरोहण होने पर वर्षा की प्रक्रिया होती है। जिस तरफ पर्वत का समुद्रमुखी ढाल होता है उस तरफ वायु के आरोहण से वर्षा की प्रक्रिया के द्वारा वर्षा अधिक मात्रा में होती है। जैसे जैसे पहले तो पर्वत की ऊंचाई बढ़ने पर वायु ऊपर उठती है तो यहाँ तक सब वर्षा कर देती है, मतलब पहले पर्वत की ऊंचाई बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि आएगी। उसके बाद जब यहाँ पहुँचती है वायु तो वो अपनी नमी खो देती है, देन पर्वत की मात्रा में वो पर्वत के ज़्यादा ऊंचे शिखरों पे बारिश की मात्रा में कमी आती है। तो बस इसमें आपको लैंग्वेज में इस प्रकार से लिख देना है कि जब आर्द्र वायु के मार्ग में पर्वत का अवरोहण आता है या आर्द्र वायु के मार्ग में पर्वत का अवरोध आता है तो वायु के ऊपर उठने से पर्वतीय वर्षा होती है। देन अगर इसमें दूसरा पॉइंट में हम लिख सकते हैं हम कि पहले पर्वत की ऊंचाई बढ़ने के साथ पहले बारिश की मात्रा में वृद्धि होती है फिर कमी आती है। अब पर्वत का ये दूसरा ढाल, अब दूसरे ढाल पे वायु नीचे गिरेगी तो क्या होगा, वायु नीचे गिरेगी तो क्या होगा, एडियाबेटिक ऊष्मण, मतलब वायु का अब अवरोहण होगा। नीचे को आ रही है तो वायु के क्या हो रहा है, अवरोहण। वायु के अवरोहण से एडियाबेटिक ऊष्मण होगा, एडियाबेटिक ऊष्मण से टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से वायु सिकुड़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा जिससे वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो इस क्षेत्र को जो हम कहते हैं वो कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शैडो जोन। वृष्टि छाया क्षेत्र इंग्लिश में कहते हैं रेन शैडो जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र। अगर यहाँ पे वर्ष भर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो इसको हम कह देते हैं वृष्टि छाया मरुस्थल, वृष्टि छाया मरुस्थल, वृष्टि छाया मरुस्थल। ठीक है, तीनों प्रकार की आपने प्रक्रिया समझ ली, प्रकार समझ लिए। अब आते हैं वितरण के बारे में। लैंग्वेज में आपको बता चुका हूँ, इस प्रकार से लैंग्वेज देनी है। पता नहीं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ आई डोंट नो, लेकिन जो मुझे पता है सब बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ आपको। अब वितरण में इस प्रकार से देख लीजिए, ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ, ये 0 डिग्री, ये 30, ये 60, ये 30, ये 60, ये 30 डिग्री नॉर्थ, ये 60 डिग्री नॉर्थ, ये 30 डिग्री साउथ, ये 60 डिग्री साउथ। ठीक है, 30 क्या होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। इन दोनों पे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। 60 डिग्री पे लो प्रेशर होता है, 90 डिग्री पे हाई प्रेशर होता है। ठीक है, ये लो प्रेशर 0 डिग्री पे वायु का आरोहण होता है, वायु ऊपर उठती है। 30 डिग्री पे वायु नीचे आती है, लेकिन 60 डिग्री पे तो टेम्परेचर कम होता है, फिर भी लो प्रेशर होता है। वो यांत्रिकी क्रिया है, पृथ्वी के घूमने से अपकेंद्री और अभिकेंद्री बल उत्पन्न होते हैं, उससे यहाँ पे जो है वो बल जो लगता है वो पृथ्वी के केंद्र से दूर की ओर लगता है, मतलब केंद्र की ओर ना जाके दूर की ओर लगता है। तो यहाँ वायु का अवरोहण ना होकर, वायु भारी होती है फिर भी अवरोहण ना होकर वायु का आरोहण होता है, इसलिए यहाँ लो प्रेशर बनता है। वो अलग टॉपिक है, वो आपको बता दूंगा। अभी इसका वितरण के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री लो प्रेशर मतलब वायु ऊपर उठ रही है, 90 डिग्री हाई प्रेशर वायु नीचे गिर रही है। हाई प्रेशर होने की वजह से वायु नीचे नहीं गिर रही है, वायु नीचे गिर रही है इसलिए हाई प्रेशर बना है। यहाँ वायु ऊपर उठ रही है इसलिए लो प्रेशर बना है। यहाँ हाई प्रेशर मतलब वायु ऊपर उठ रही है, यहाँ लो प्रेशर मतलब वायु नीचे आ रही है। ठीक है, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, ये और ये जो एरिया है, इस वाले एरिया में होती है संवहनीय वर्षा।
संवहनीय वर्षा। नॉर्थ की तरफ जो अपन नॉर्थ में रहते हैं, तो नॉर्थ की तरफ आप मान सकते हैं मार्च से जून, और इधर मान सकते हैं आप दिसंबर से जनवरी। ठीक है, यहाँ होती है संवहनीय वर्षा। 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे वायु का अभिसरण होता है, मतलब वाताग्र बनता है, क्योंकि 90 डिग्री से वायु आती है। इधर 30 डिग्री से वायु आती है, तो ये ठंडी वायु, ये गर्म वायु यहाँ पे मिलती है इस वाले एरिया में। इन पे दोनों पे वाताग्र बनता है, इन दोनों पे क्या बनता है? वाताग्र। इन दोनों पे वाताग्र बनता है, क्योंकि 90 डिग्री से ठंडी वायु आई, 30 डिग्री से गर्म वायु आई, तो दोनों के मिलने से वाताग्र बनता है। तो यहाँ पे जो बनता है वाताग्र बनता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ जो होती है वाताग्री वर्षा होती है। वाताग्री वर्षा। अब कौन सी अक्षांश बची हमारी? 30 डिग्री हाई प्रेशर, 30 डिग्री हाई प्रेशर, 90 डिग्री हाई प्रेशर और 90 डिग्री हाई प्रेशर। इन दोनों पे हाई प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर रहने के बाद वायु नीचे आती है, वायु का अवरोहण होता है। वायु के अवरोहण के कारण, एडियाबैटिक ऊष्मन के कारण यहाँ पे हमेशा वर्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं। मतलब यहाँ पे कभी वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। ठीक है, तो 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री, इसको कहते हैं, अगर हम इसको लैंग्वेज देना चाहें तो इसको अक्षांशीय वितरण को इस प्रकार से लैंग्वेज दे सकते हैं, इसको डायग्राम को देखते हुए। ठीक है, डायग्राम को देखते हुए विषुवत रेखीय क्षेत्र में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक वर्ष भर तापमान अधिक रहने की वजह से, विशेषकर गर्मियों के दिनों में जब टेम्परेचर ज़्यादा अधिक होता है, तो संवहन तरंग के रूप में वायु के आरोहण होने से यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है। अब 60 डिग्री 60 डिग्री उपद्रवीय निम्न वायुदाब के क्षेत्र में वायु के अभिसरण से उष्ण या शीत वाताग्र का निर्माण होता है, जिससे वायु के आरोहण से वायु के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं, जो वाताग्री वर्षा कहलाती है। अब 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, इसमें कैसे? ध्रुवीय उच्च वायुदाब और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पर वायु के अवरोहण से एडियाबैटिक ऊष्मन के कारण टेम्परेचर में वृद्धि होने पर हमेशा वर्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रहती हैं। बस ये हो गया वितरण, कुछ भी नहीं है इसमें। बस आपको डायग्राम देखना है और आपको लैंग्वेज दे देनी है, याद कुछ भी नहीं करना। इसमें डायग्राम में देखते पूरी लैंग्वेज दे सकते हैं आप। ठीक है, अब बस थोड़ी सी, बस 5 मिनट का बचा है, रुक जाइए थोड़ा सा। जैसे आपको बता देते हैं कि ओले क्यों पड़ते हैं, और ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप वर्षा को पहचाने कैसे कि वाताग्री वर्षा हो रही है या फिर संवहनीय वर्षा हो रही है। संवहनीय वर्षा को तो मैंने आपको बता दिया, गर्मी के टाइम से एकदम से बहुत तेज बारिश हो, एकदम मौसम साफ हो जाए, मानसून आने से पहले संवहनीय वर्षा होती है। वाताग्री वर्षा ठंड का मौसम हो, ठीक है, ठंड का मौसम हो, ठंड के मौसम में आपके यहाँ मान लो दिसंबर जनवरी के मौसम में जब आपके यहाँ जो बारिश होती है वो उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र दोनों पे होती है। उष्ण वाताग्र पे बारिश जब होगी, जब आपके यहाँ बहुत ठंड होगी, देखा होगा आपने, बहुत ठंड के मौसम में बादल बनेंगे। बादल बनने के बाद धीरे धीरे वर्षा एकदम से नहीं होगी, लंबे समय के लिए विस्तृत क्षेत्र में धीरे धीरे वर्षा जो होती है वो उष्ण वाताग्र पे वर्षा होती है। मतलब जैसे ठंड के दिनों में 5-6 दिन बारिश हो, देन बारिश होती है लेकिन ठंड ज़्यादा नहीं बढ़े,
ठंड उतनी ही रहे और बारिश होती रहे, तो उष्ण वाताग्र पे वर्षा होती है। शीत वाताग्र पे ठंड के समय एकदम से गरज के साथ बहुत तेज गर्जन हो, बिजली गिर बारिश हो जाए और उसके देन शीत लहर चलनी चालू हो जाए, मतलब बहुत ठंडी हवाएं आनी चालू हो जाए, तो वो शीत वाताग्र पे वर्षा होती है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा, आप पर्वतीय क्षेत्र में नहीं रहते, जो पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं वो पर्वतीय वर्षा के बारे में जानते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा हम आपको एक चीज और बता देते हैं। हिमांक ऐसे समझिए, जैसे कहीं पे बादल बने और बादल बनने पर वहां जो जमने का बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। कहीं पे बादल बने, वहां पे जो पानी के बर्फ बनने का जो बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस है, अब ये जाएगा ऐसी एरिया में गया जिसमें टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है। यहाँ तो ये वर्षा की बूंदें होंगी, यहाँ तो बूंद के रूप में होगा। टेम्परेचर कम वाले एरिया में जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा, तो ये जो है ये बन जाएंगे हिम के कण, मतलब ओले की वर्षा होगी। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो यहाँ पे हिम के कण होंगे, और ये गया टेम्परेचर ज़्यादा वाले एरिया में, तो फिर वर्षा जो होगी वो बूंदें बन जाएंगी, लेकिन ये बूंदें बहुत ज़्यादा ठंडी होंगी। जैसे आपने देखा होगा आपके, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, अगर वो एरिया थोड़ा गर्मी वाला है और वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ता, बर्फ़ नहीं बन सकता अगर, तो वो कहीं ना कहीं से वो बादल जरूर उस एरिया से आया है जहाँ पे हिमांक बिंदु या औषांक बिंदु जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तभी वो वहां पे आए हैं, तभी वो ओले हैं। और ओले हैं या फिर बूंद है बारिश की जो बहुत ठंडी है। अगर अपने यहाँ गर्म क्षेत्र में बादल बना, वो बूंदे होंगी, अब वो चला गया पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ टेम्परेचर कम है, तब वहाँ बारिश होगी, लेकिन वो बारिश थोड़ी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, या फिर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो वो हिम के कण बन जाएंगे। मतलब अपने यहाँ अगर ओले पड़ रहे हैं तो वो बादल अपने यहाँ नहीं बने हैं, वो बादल पर्वतीय क्षेत्र से बन के आए हैं। अगर पर्वतीय क्षेत्र में हिम के कण पड़ रहे हैं तो वो बादल वहाँ बन हो भी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बादल मैदानी क्षेत्र से बन के गए हो। ठीक है, बस इतना सा था ये वर्षण का टॉपिक। एक लास्ट में एक बार आपको ब्रीफ पूरा दे देता हूँ, प्रक्रिया पूरा आपको डायग्राम के माध्यम से प्रक्रिया में सबसे पहले आपको पूरा फ्रेमवर्क सा बना देता हूँ। वायु का प्रसार होगा, आर्द्र वायु का, आर्द्र वायु, एक मिनट रुकिए, आर्द्र वायु का आरोहण होगा, देन वायु का प्रसार होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, देन वायु संतृप्त होगी, देन संघनन की क्रिया होगी, बादलों का बादल बनेंगे, और वर्षा आर्द्रताग्राही नाभिकों की उपस्थिति में वर्षा हो जाएगी। बस ये प्रक्रिया हो गई। प्रक्रिया के बाद में हम देख लेते हैं संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा में बस आपको यहाँ से हटाना है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वायु का संवहन तरंग के रूप में आरोहण होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से वायु का संवहन तरंग के रूप में आरोहण होगा, और ये हमेशा विषुवत रेखीय क्षेत्र में होगा, मतलब 0 डिग्री के आसपास जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। संवहनीय वर्षा हो गई, ठीक है। अब वाताग्रीय वर्षा, शीत या उष्ण वाताग्र पे जब गर्म वायु ठंडी वायु के क्षेत्र में जाएगी तो उष्ण वाताग्र, ठंडी वायु गर्म वायु के क्षेत्र में जाएगी तो शीत वाताग्र, दोनों वाताग्र पे गर्म वायु का
आरोहण होगा, वाताग्र में, वाताग्री वर्षा में जो होगा गर्म वायु का आरोहण होगा, वाताग्री वर्षा में गर्म वायु का आरोहण होगा, देन पूरी प्रक्रिया से बारिश हो जाएगी। अब वाताग्र में शीत वाताग्र पे हो चाहे उष्ण वाताग्र पे हो, होना दोनों में गर्म वायु का आरोहण है, मतलब वायु का ऊपर उठना। ठीक है। अब पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा में भी ऐसा है, वायु जा रही है, ठीक है, वायु के मार्ग में ये पर्वत का अवरोध आ गया, ठीक है, पर्वत का अवरोध आ गया जिसके कारण वायु का आरोहण, प्रसार, ये सब, और बादल बने और बारिश हो गई। ठीक है, बस ये था आपका पूरा वर्षण का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी जो ज़रूरतमंद है जिनको चाहिए उनको भेज दीजिए। मैंने बस स्टार्ट किया है, कुछ अभी इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। और बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी या डायग्राम देख के ज्योग्राफी पूरी लिख सकते हैं, ज्योग्राफी में याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस डायग्राम देखिए और लिखते जाइए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आगे तो मैं पूरा और भी टॉपिक जो आप कहेंगे वो पढ़ा दूंगा। बाकी मेरा मन है कि पूरा जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी या मौसम विज्ञान जो कहते हैं उसको शुरू से लेके एंड तक खत्म किया जाए। बाकी आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा जरूर। पूरी वीडियो देख ली है आपने तो आपका थैंक यू सो मच। बाकी मुझे बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद।